हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग एग्जामिनेशन का एक सैम्पल पेपर। और यहाँ जो हम सैम्पल पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो क्लरिकल एंड असिस्टेंट लेवल का रहने वाला है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये बैंकिंग बूस्टर सीरीज का वीडियो नंबर 1 है। यहाँ मैं सैम्पल पेपर 1 डिस्कस कर रहा हूँ। अपकमिंग वीडियोज में मैं पीओ लेवल के भी पेपर डिस्कस करूंगा। एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, सारे ही पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा फोकस रहने वाला है वो अपकमिंग क्लरिकल एंड असिस्टेंट लेवल के एग्जाम्स पे रहने वाला है। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। A and B are two alloys having gold and copper in the ratio 3:2 and 7:3 respectively. If both are melted together, then find the ratio of gold and copper in the new alloy. Both are melting in the equal ratio. See, the last line is very important. तो मैं देखता हूं कि ये गोल्ड है और ये कॉपर है। जो इनिशियल रेशो था मेरा, जो मेरा इनिशियल रेशो था वो कितना था? 3:2 और 7:3। अगर मैं यहाँ पे इन चीज की टोटल करता हूँ, अगर मैं इसकी टोटल करूँ तो ये मुझे कितना मिलेगा? 5 और ये मुझे कितना मिलेगा? 10। क्वेश्चन ने बोला था कि ये इक्वल रेशो में होना चाहिए, मतलब इनका जो टोटल होना चाहिए ना वो इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये इक्वल नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, ऊपर वाला जो फर्स्ट वाला मेरा रेशो है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब ये भी इक्वल रेशियो में, टोटल दोनों का सेम हो गया ना, मतलब पहले वाले का टोटल भी 10 हो गया, सेकंड वाले का भी 10 हो गया, तो इनका रेशियो इक्वल हो गया, मतलब बोथ क्वांटिटीज आर नाउ इक्वल। अब मैं इन्हें अगर ऐड करूंगा तो गोल्ड जो ये है ये 6 है और ये 4 है। अब मैं इसे ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 6+7, ये हो जाएगा 4+3 और ये हो जाएगा 13:7। ऑप्शन नंबर डी, 13:7 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। टैप कैन फिल द सिस्टम इन 6 आवर्स एंड सेकंड वन कैन एम्प्टी द सिस्टम इन 8 आवर्स। देखिए एक टैप है जो फिल कर रहा है। मैं यहाँ पे पॉजिटिव का सिंबल लगा रहा हूँ ये देखने के लिए कि ये इनपुट दे रहा है। सेकंड वन कैन एम्प्टी द सिस्टम इन 8 आवर्स, तो सेकंड वन जो एम्प्टी कर रहा है वो कितने आवर्स में कर रहा है? 8 आवर्स में। मैं कैपेसिटी ऑफ द वाटर को एलसीएम मान लेता हूँ कि 24 यूनिट्स की जो हमारे पास है, 24 लीटर ले लो, यूनिट्स ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन में। मेरे पास कैपेसिटी है। अगर ए 6 घंटे के अंदर 24 लीटर्स फिल कर रहा है तो 1 घंटे के अंदर कितना करेगा? 4 लीटर इन आवर। और अगर मैं बी की बात करूं तो 8 आवर्स में अगर वो 24 लीटर डाल रहा है तो 1 घंटे में कितना डालेगा? 3 लीटर पर आवर, लेकिन ये आउटपुट होगा। तो अगर ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना जाएगा? 4 - 3 = 1 लीटर पर आवर। इफेक्टिव आउटपुट जो जाएगा वो 1 लीटर पर आवर जाएगा। मुझे टोटल वर्क कितना करना है? 24 लीटर। और 1 घंटे में कितना काम हो रहा है? 1 लीटर पर आवर। तो इसको पूरी को भरने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा? 24 आवर्स। If I need to fill 24 liters and I am filling 1 liter in an hour, then it will take 24 hours. Option number D, 24 hours is the right answer. The average age of 26 girls in a class decreases by 6 months when a new girl takes the place of a 20 years old girl. जो पहले हमारे पास गर्ल थी वो 20 इयर्स की थी। देखिए मैं डेविएशन का कंसेप्ट यहाँ पे लगाने वाला हूँ। पहले जो मेरे पास गर्ल थी वो 20 इयर्स की थी। अब वो चली गई तो उसके जाने के साथ 26 गर्ल्स को इफेक्ट हुआ। हर गर्ल को 6 मंथ का, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि हर गर्ल को आधा आधा साल का नुकसान हुआ। अगर हर गर्ल को हाफ हाफ ईयर का नुकसान हुआ तो 26 गर्ल्स को कितने का नुकसान हुआ? 13 इयर्स का। इन 26 गर्ल्स में से सब में से अगर मैं 6 मंथ्स ले लूँ तो टोटल मैंने कितना टाइम लिया? 13 इयर्स। 20 इयर्स की गर्ल थी, उसकी जगह एक न्यू गर्ल आई और उसके आने की वजह से 13 ईयर का नुकसान हो गया। तो वो गर्ल कितने ईयर की रही होगी? 7 इयर्स। विदाउट पेन आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अगर आप मेरे कंसेप्ट को समझ पाए हो। और ऐसे किसी भी क्वेश्चन को कोई आया, इसके आने की वजह से ये वेट बढ़ गया, ये वेट हो गया, सारे क्वेश्चंस को बड़ी इजीली हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सीरीज का क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। 165, 162, 153, 149, 133 और ये मैं ले लेता हूं x।
ठीक है, ये मैं ले लेता हूँ x। थोड़ा सा मैं इसे इधर शिफ्ट कर देता हूँ ताकि आप लोग देख पाए। यहाँ का जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 है। यहाँ का डिफरेंस है वो कितना है, 7 8 9 है। यहाँ का डिफरेंस है, माइनस हो रहा है, डिक्रीजिंग सीरीज है पहली बात तो ये। अगला जो हो रहा है वो -4 हो रहा है, और जो नेक्स्ट जो हो रहा है वो 1 -16 हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप इस चीज को ध्यान से देखें तो ये जो चीज है ये 3 की पावर 1 है। मैं इसे नीचे लिख देता हूँ, दिस इज 3 की पावर 1, दिस इज 3 की पावर 2, दिस इज 4 की पावर 1, दिस इज 4 की पावर 2। तो अगला जो नंबर आएगा वो 5 की पावर 1 आएगा। और 133 में से 5 की पावर 1 को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो व्हाट आई विल गेट ऑप्शन नंबर डी, 128। क्वेश्चन नंबर 5, 78 117 234 585 1735। तो देखिए एक चीज तो मैं इस क्वेश्चन को देखते ही समझ गया, दिस, ये वैल्यू इसका डबल है, ये वैल्यू इसका डबल है। ठीक है, 78 से 117 पे जाने के लिए ऑब्वियसली ये 1 टाइम्स नहीं है। अगर ये 1.5 टाइम्स हुआ, 78 का आधा होता है 39, 71117, बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट लग रहा है, दैट कंसेप्ट इज 78 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 117, 117 इंटू 2 इज इक्वल टू 234, 234 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 585। अभी मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, लेट इट बी, ये सही होना चाहिए। 585 इंटू 3, ये मैं चेक कर लेता हूँ भले। तो ये हो जाएगा 15 5 1 24 5 2 16 17 1755, बिल्कुल ठीक बात है। तो 1755 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 3.5 से। तो 1755 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 3.5 से, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3.5 की बजाय 7/2 से। तो मैं 7 5 35, 38, 52, 7 1 7 एंड 5 इज 12/2। तो ये हो जाएगा 6142.5, 6142.5, 6142.5 विल बी माई करेक्ट आंसर। 6142.5 है ना, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 39 53 81 137 x 473, इन दोनों के बीच का डिफरेंस में देखता हूं तो ये है 14। इन दोनों के बीच का डिफरेंस में देखता हूं तो 17 1 18 28। इन दोनों के बीच का मैं डिफरेंस देखता हूं तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 56। हो गया 14 28 56। तो अगला नंबर होना चाहिए 112 और अगला नंबर होना चाहिए 224। तो 137 में जब 112 में ऐड करूंगा तो 942 249 मेरे पास आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। 3 5 9 17 x 64 129, डिफरेंस इज 2, डिफरेंस इज 4, डिफरेंस इज 8 और डिफरेंस इज 9 में से 5 65, 65 है ना ये, ठीक है 64। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 64। मतलब हर बार जो डिफरेंस है वो कितना हो रहा है, डबल होता जा रहा है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो 17 + 16 आनी चाहिए थी, दैट इज 33। ऑप्शन नंबर ए 33 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7 11 x 36 61 97, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 है। मुझे यहाँ का डिफरेंस देख लेता हूं मैं, 25 है। यहाँ का डिफरेंस है 36। यहाँ का डिफरेंस मैं मान लेता हूँ 239 और यहाँ का डिफरेंस मैं मान लेता हूँ 16। तो यहाँ पे जो चीज सेटिस्फाई कर जाएगी वो कर जाएगी 20। 20 मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए हुआ पता है क्या है यहाँ पे, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो ये जो चीज है ना ये 20 हो जाएगी। डिफरेंस में एक पैटर्न नजर आया मेरे को। ठीक है,
चलिए, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें एक बात बोली गई है कि कुछ एम्प्लॉयज हमें दिए गए हैं, उनकी सैलरी हमें गिवन है और उनकी सेविंग्स हमें गिवन है परसेंटेज में। ओके, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इनकी ना सेविंग्स को लिख ही लेते हैं। तो 20,000 का मुझे 40% निकालना है, तो ये हो जाएगा 8,000। ठीक है, 25,000 का मुझे 35% निकालना है, तो अगर मैं 30% निकालूंगा तो 7,500, और 7,500 में मुझे ऐड करना है 1250, 8750। 18,000 का 30% हो जाएगा 5400। 21,000 का 50% हो जाएगा 10500। और 45,000 का 30% हो जाएगा 13500, 13,500। ठीक है, अगर मैं एक्सपेंडिचर भी लिख ही दूं तो एक्सपेंडिचर यहाँ पे कितना हो जाएगा 12,000, और यहाँ पे 25,000 में से 8,000 में सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ तो ये बचेगा 16,250, 16,250। ठीक है, 84,000 में से मैं 54,000 में माइनस करूंगा तो ये बचेगा 13,600, नहीं 13,600 ही बने, 12,600, सॉरी 12,600। और ये हो जाएगा 10500। और 30,000 में से मैंने 13 माइनस किया तो मेरे पास 17 बचा, 16500। ये मेरे पास आ गया एक्सपेंडिचर। मैंने सबका डेटा लिख ही दिया ताकि बार बार हम समझने में ना उलझे। बाकी आप ये भी कर सकते थे कि आप सबका जो है वो एट ए टाइम ही निकाल सकते थे। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। इन दोनों का सम 20,000 हो रहा है, इन दोनों का सम 25,000 हो रहा है, इन दोनों का सम 13,580 हो रहा है, ये 21,000 हो रहा है। 17,000, 13,000, 30,000। ओके, मुझे एवरेज निकालना है। किसका एवरेज निकालना है? मुझे सबकी सेविंग्स का। तो 8,000, मतलब कुल मिला के मुझे इन सबको ऐड करना है। कुल मिला के मुझे क्या करना है? इन सबको ऐड करना है। तो इन सबको मैं ऐड करूँ तो ये हो जाएगा 3135 में 14, 14 प्लस 10 इज 24, 24 प्लस 8 इज 32, 32 प्लस 8 इज 40, 45, 45,000। तो ये हो गया। अब मेरे पास बच रहा है 051,150, 1150। दिस इज 05164। मुझे डिवाइड करना है इसे 5 से। तो 9 5 जर 45, फिर मेरे पास 11 बचा, फिर 2 टाइम्स में, फिर 3 टाइम्स में, फिर 0, 9230। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑफ राम एंड रतन। देखो, राम और रतन का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है? 12,000 तो राम का है, रतन का इज 16,250। तो ये हो गया 28,250, 28,250। एंड राजू और रजत का मुझे निकालना है। राजू और रजत का हो जाएगा 27,000। इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा 1,250। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। टोटल सेविंग ऑफ रजत इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ राम एंड राजू? देखिए, सेविंग ऑफ रजत मेरे पास है 13,500। एक्सपेंडिचर ऑफ राम एंड राजू का जो एक्सपेंडिचर है 22,500, 22,500 इंटू 100। तो ये 20 से 20 कैंसिल हुए। 45 का 3 टाइम्स, 45 का 5 टाइम्स, आंसर इज 60%। ऑप्शन नंबर डी, 60% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 करूं मैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 ये बोला है कि रेशियो ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ राम एंड राकेश टुगेदर। राम और राकेश का अपने को क्या निकालना है? मिलके एक्सपेंडिचर निकालना है। राम और राकेश का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है? 24,600, 24,600 दोनों का मिला के। सेविंग ऑफ राकेश, राजू एंड रजत। राकेश, राजू एंड रजत की मुझे सेविंग निकालनी है। राकेश, राजू एंड रजत की जो सेविंग्स हो जाएगी 14, 24, 29, 29,400, 29,400। 00 ऑप्शन कट हो जाएंगे। मैं 2 से कट करूंगा, ये हो जाएगा 123। और मैं 2 से कट करूंगा, ये हो जाएगा 147। मैं 3 से कट करता हूं। मैं 3 से कट करूंगा तो दिस इज 41।
और मैं 3 से कट करूंगा, दिस इज 49। ऑप्शन नंबर ई 41:49 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 ये बोल रहा है कि द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ रतन, राकेश एंड राजू is approximately what percent less than total salary of 5 employees together? ठीक है, 5 employees टुगेदर की मुझे निकालनी है सैलरी। तो सबसे पहले मैं सबकी सैलरी निकाल लेता हूँ। 50, 75, 75 प्लस 1 76, 76 प्लस 20 इज 96, 96 में मुझे 10 ऐड करना है तो 106, 106 में 8 ऐड करना है तो 114, 1 लाख 1,14,000, 1,14,000। ठीक है, रतन, राकेश और राजू का मुझे एक्सपेंडिचर निकालना है। रतन, राकेश और राजू का मुझे एक्सपेंडिचर निकालना है। रतन, राकेश एंड राजू, दिस, तो दिस इज 16 प्लस 12 इज 28, 28 प्लस 10 इज 38, 38 प्लस 1 इज 39, 39 के बाद मेरे पास 350 बचा, 39 350। अब मुझे इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, मुझे इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस मुझे निकालना है। तो अगर मैं इसे 40,000 मान लूं तो 11400 में से मैं 40,000 माइनस करूंगा तो आई विल रीच एट 74,000। 74,000 में मैं 650 और ऐड करूंगा क्योंकि मैंने ज्यादा माइनस किया था, तो 74,650 मेरा डिफरेंस है। इतना ये इससे कम है। डिनोमिनेटर में मुझे रखनी है दोनों की टोटल सैलरी मुझे रखनी है। तो टोटल सैलरी जब मैं रखूंगा तो इट इज 114,000 इंटू 100। 3 जीरो ऊपर है, 3 जीरो नीचे है, ये मेरे पास वैल्यू बच गई है। इसको मुझे डिवाइड करना है तो ये है 7465 अपॉन 114। मैं 6 की टेबल पढ़ पाऊंगा पहले, बिकॉज 6 का होगा 600 प्लस 84, 684, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 62। फिर उतरेगा 5। मैं 5 की टेबल पढ़, मैं 6 की टेबल अब नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं 5 की टेबल पढ़ूंगा तो 570, मतलब 65 अप्रोक्सीमेट मेरा आंसर होगा। नन ऑफ दीज भी दे रखा है, चलो, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 57, ये 55, है ना। तो पॉइंट यहाँ पे आ गया 0। अगेन मैं 4 की टेबल पढ़ूंगा तो 64.5 ही अप्रोक्सीमेट मेरा आंसर आएगा। 65.5 ही अप्रोक्सीमेट मेरा आंसर आएगा, बिकॉज 625 मेरा यहाँ पे आ गया। और अगेन ठीक है, 550 आया तो वो अप्रोक्स 4 क्या 5 ही के आसपास होता, 550 है ना, 0.4, 65.4 समथिंग कुछ आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही मेरा आंसर होगा। अगर अप्रोक्सीमेट नहीं दे रखा होता तो मैं नन ऑफ दीज लगाता, लेकिन अप्रोक्सीमेट दे रखा है तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 ये बोल रहा है कि सम ऑफ मनी लेंट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स इन 2 years to rupees 8820 and in 3 years to rupees 9261, find the rate percentage। तो क्वेश्चन ऐसा हुआ होगा कि फर्स्ट ईयर दिस इज द सेकंड ईयर एंड दिस इज द थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर में वो अमाउंट क्या था मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूँ कि वो पी रहा होगा। सेकंड ईयर में वो बन गया 8820 रुपीस और थर्ड ईयर में वो बन गया 9261 रुपीस। तो देखिए यहां से यहां कितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो ये है 180 प्लस 261, 180 प्लस 261 इट इज 144, 441। दैट मीन्स द इंटरेस्ट अर्न इन द थर्ड ईयर इज 441 रुपीज। ठीक है, तो 441 रुपीज एक साल में कमाया। और रेट क्या होती है, रेट हमेशा होती है 1 ईयर का इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इनटू 100। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, प्रिंसिपल हमेशा चेंज हो रहा होता है। मतलब सेकेंड ईयर के बाद जो प्रिंसिपल था वो 8820 बन गया। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट एंड अमाउंट बिकम्स द नेक्स्ट प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हर साल चेंज होता है, ये बेसिक डिफरेंस है सीआई और एसआई में, कि एसआई का जो प्रिंसिपल होता है वो थ्रू आउट द प्रोसेस हमेशा सेम रहता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का जो प्रिंसिपल होता है वो हमेशा चेंज हो रहा होता है। तो यहाँ पे रेट निकालने के लिए आई विल से कि 441 रुपीज का इंटरेस्ट जनरेट हुआ है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ 8820 रुपीज। ध्यान रखिएगा अगर इस क्वेश्चन में ये डिफरेंस 1 ईयर नहीं होता, 2 ईयर होता तो फिर मुझे इनका स्क्वायर रूट निकालना पड़ता। अगर ये डिफरेंस 3 ईयर होता तो मुझे क्यूब रूट निकालना पड़ता इनटू 100।
तो ये 1 टाइम्स, ये 20 टाइम्स। आप समझ पा रहे होंगे कि 882 डबल है 441 का। 0 विल कैंसिल आउट, रेट इज 5%। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 5% इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि द वेट्स ऑफ जिंक, कॉपर एंड आयरन इन एन अलॉय आर इन द रेशियो 3:5:4। इन द अलॉय वेइंग 72 kg, द डिफरेंस बिटवीन द वेट्स ऑफ आयरन एंड जिंक। तो समझिए मेरी बात, यहाँ पे ये चीज क्या है, यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे ये 4 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस मुझे निकालना है। तो देखिए 3 + 5 + 4 कितना होता है? दिस इज 12। तो 12 की जो वैल्यू मुझे गिवन है वो 72 kg गिवन है। तो 1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 6 kg गिवन होगी। मुझे इस क्वेश्चन में भी 1 की वैल्यू ही निकालनी है, क्योंकि 3 और 4 के बीच का डिफरेंस 1 होता है। अगर आप बहुत ही छोटे लेवल पे इस बात को समझना चाहें तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो जिंक है वो 3x है, जो कॉपर है वो 5x है, जो आयरन है वो 4x है। इन तीनों का जो सम है वो 12x है, और 12x की वैल्यू क्वेश्चन में 72 kg दे रखी है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 6 kg। अब मुझे निकालना है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, जो कि x है, और उसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 6 kg। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पेन भी नहीं उठाना आपको इस क्वेश्चन में, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते। क्वेश्चन नंबर 16 ये बोल रहा है कि इफ अ प्रोडक्ट इज सोल्ड एट 5% डिस्काउंट, द सेलिंग प्राइस इज ₹266 when selling it on marked price, if the profit percentage is 12%, then find the cost price of the product। देखिए कोई चीज मार्क प्राइस पे रही होगी। मैं पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इलेबोरेट करके बता देता हूँ, फिर हम थोड़ा सा इसे शॉर्ट तरीके से भी करना सीखेंगे। तो देखिए, कभी भी ध्यान रखिएगा कि अगर किसी चीज पर डिस्काउंट 5% का मिल रहा है तो वो चीज अपने मार्क्ड प्राइस के 95% पे मिलेगी। अगर उस पर 10% का डिस्काउंट मिल रहा है तो वो मार्क्ड प्राइस के 90% पे मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन में 5% का मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब ये चीज मार्क्ड प्राइस के 95% पे मिलेगी। और ये चीज किसके बराबर है? 266 रुपीज के बराबर है। तो यहां से मैं मार्क प्राइस की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो ये हो जाएगा 266/95 × 100। बिकॉज जब मैं परसेंटेज के सिंबल को 1/100 से रिप्लेस करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा, तो 100 उधर चला जाएगा। अब मैं इसे 19 से कट करता हूं तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स 19 से, और ये हो जाएगा 1 4 74 इज 4 टाइम्स। मैं इसे अगेन 5 से कट करूंगा, ये हो जाएगा 20 टाइम्स। तो मेरी मार्क प्राइस आ जाएगी 280 रुपीज। मतलब वो जो भी प्रोडक्ट रहा होगा उसकी मार्क प्राइस कितनी रही होगी? 280 रुपीज रही होगी। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब मैं उसे मार्क्ड प्राइस पे ही सेल करूंगा तो मुझे 12% का प्रॉफिट होगा। अगर कभी भी मैं किसी चीज पे 12% का प्रॉफिट ले रहा हूं, मतलब मैं उसे अपनी कॉस्ट प्राइस के 112% पे बेच रहा हूं। और अगर कभी भी मैं लॉस ले रहा हूं 12% का, तो मैं उससे कॉस्ट प्राइस के 88% पे बेच रहा हूं। ठीक है, जब भी प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाता है हम कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में बात कर रहे होते हैं। तो कॉस्ट प्राइस इनटू यहाँ पे 12% का प्रॉफिट हुआ है, दैट मीन्स 112% इज इक्वल टू 280। तो सीपी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 280 इंटू 100/112। मैं इसे 7 से कट करता हूँ। मैं इसे अगर 7 से कट करूंगा तो ये हो जाएगा 16 टाइम्स, 40 टाइम्स, 8 से 2 टाइम्स, 8 से 5 टाइम्स, एंड दिस इज 50 टाइम्स, एंड दैट इज 250 रुपीज। तो मेरा कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना आ गया? 250 रुपीज। अगर एक बार मेरे पास मार्क प्राइस आ गई थी और मुझे पता था कि 12% का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं ऑप्शंस भी देख सकता था कि ऐसा कौन सा ऑप्शन मेरे पास है जिसका 12% निकालने पे 280 आ रहा है। ठीक है, तो 250 जो होता है उसका 12% होता है 30। तो 250 + 30 मेरा हो जाता है 280। अगर इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा, अगर हम डिटेल में पढ़ चुके हैं और थोड़ा सा हम अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं ये कह सकता हूँ, इस चीज को मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। मैं ये बोल सकता हूँ कि 266 is the value of 95 and I need to find the value of 100. This is marked price। ये जो मैंने अभी एक्सप्रेशन लिखा ये मुझे डायरेक्ट मार्क प्राइस दे देगा। और अब ये जो वैल्यू है ये 112% की वैल्यू है, तो मुझे 100 की वैल्यू निकालनी है, ये मुझे दे देगा कॉस्ट प्राइस। ये जो मैंने इधर चीज की है ना, ये सारी चीजें मैंने सेम ही की है, बस मैंने किया क्या है, मैंने इसे एक ही फॉर्म में लिख दिया है। तो अगर ये जो व्हाइट वाला एक्सप्रेशन है, इसमें ये जो चीज है ये मुझे क्या देती? मार्क प्राइस। एंड मार्क प्राइस इटसेल्फ इज द वैल्यू ऑफ 112%। तो और मुझे 100 की वैल्यू निकालनी है, बिकॉज कॉस्ट प्राइस इज 100। समझे मेरी बात? यहाँ पे
मैंने मार्क प्राइस निकाली, मार्क प्राइस 112% की वैल्यू है और मुझे 100 की वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ से मेरा आंसर आ जाता ऑप्शन नंबर ई। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन सब आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 1296 टू द पावर 1/2 इंटू एक्स माइनस वन। मैं क्वेश्चन मार्क को एक्स लिख लेता हूँ, समझने में आसान होता है। और अब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि 215 सामने होना कुछ बनता ही नहीं है, यहाँ पे 216 ही होगा, बिकॉज अप्रोक्सीमेशन हमें लेना है। और 1296 जो होता है वो 216 का 6 टाइम्स होता है, दैट मीन्स 6 टू द पावर 4, एंड 6 टू द पावर 3 होता है 216। तो ये जो अंदर चीज लिखी हुई मेरे पास, ये है 6 टू द पावर 4, ठीक है। तो दिस इज 6 टू द पावर 4 टू द पावर 1/2 इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू 6 क्यूब, ठीक है। अब मैं पावर्स ब्रैकेट में जब ओपन होती है तब वो मल्टीप्लाई होती है, तो ये हो जाएगा 6 टू द पावर 4 इंटू 1/2 इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू 6 क्यूब। 2 से कटेगा 2 टाइम्स और ब्रैकेट में अभी भी यहाँ लगाए रखता हूं, तो दिस इज 6, तो 2x माइनस वन इज इक्वल टू 6 टू द पावर 3। सेम बेस पे पावर्स क्या होती है, इक्वल होती है। इसका मतलब ये जो चीज है और ये जो चीज है, ये दोनों क्या होनी चाहिए थी, इक्वल होनी चाहिए थी। और अगर ये इक्वल होती है तो 2x माइनस टू इज इक्वल टू 3, 2x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/2। x की वैल्यू 5/2 होती, बी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे हमसे सर्ट्स एंड इंडिसेस के बारे में भी बात हो गई है और यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के बारे में भी हमारी बात हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगेन अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है। 6824 अपॉन 4 इंटू 1/2। डिवाइड में था 2 तो मैंने इंटू 1/2 लिख दिया, इंटू 40। अब ये 8 से ये कटेगा 5 टाइम्स, तो मुझे 6824 का 5 टाइम्स निकालना है, तो ये हो जाएगा 20, 12, 14, 6 5 से 30, 34120। ऑप्शन नंबर बी 34120 इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है ऑब्वियसली, तो देखिए 839 यहाँ पे अप्रोक्सीमेट लेके 840 में लिख देता हूँ। -23% को मैं इंटू 100 और इंटू 1300। आप एग्जाम में कोशिश करिए कि परसेंटेज का अपॉन 100 और 20 कभी भी आ रहे हैं तो आप उन्हें डायरेक्ट कैंसिल करके ही लिखें, ठीक है। अब मैं इसे 12 से कट करूंगा तो 12 से कट होगा 70 टाइम्स, तो मेरा जो एक्सप्रेशन बच रहा है वो बच रहा है 70 इंटू 5 माइनस 23 इंटू 13। 70 इंटू 5 होता है 350 और 23 माइनस 13 होता है 230 प्लस 69 दैट इज 299। इन दोनों को सेपरेट करने पे मुझे मिलेगा 51। 51 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20 पे चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 20 ये बोल रहा है कि 60 इंटू 6 प्लस 1। बहुत ही फालतू क्वेश्चन, 361। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते हैं और ऐसे ही आपको उन्हें हैंडल करना होता है। 3.982 मतलब इसका मतलब 4 इंटू 25 प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 829, ठीक है, 829, ठीक है। अभी मैं 829 ही देखता हूँ, अगर बात देखते हैं, अगर कुछ गड़बड़ हुई तब हम अप्रोक्सीमेट करेंगे, बाकी ठीक है। ये चीज 100 के बराबर होती है, तो एक्स क्यूब की वैल्यू आएगी 829 माइनस 100, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 729। ऐसे कौन सी वैल्यू जिसका क्यूब 729 के बराबर होता है, एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 9 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। दिस इज 17 इंटू 3 प्लस 8 अपॉन 2 माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जहां भी मैं क्वेश्चन मार्क होता है मैं उसे एक्स लिख देता हूं। मुझे लगता है कि एक्स लिखना ज्यादा कन्वीनियंट है क्वेश्चन मार्क के, बार बार कैलकुलेशन में क्वेश्चन मार्क लिखने से अच्छा कि वी कैन राइट एक्स। तो दिस इज 4, दिस इज 51 प्लस 4 माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 55 minus 6 is equals to x square, 49 is equals to x square, x is equals to 7। ऑप्शन नंबर सी है ना, ट्रिप ई लिखा हुआ है, सी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ये बोल रहा है कि 9 प्लस 6 इंटू 33 प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। 9 प्लस 198 प्लस 9 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब।
198 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 18 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। 198 प्लस 18 होता है 216 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका क्यूब 216 होता है? 6। क्यूब्स, स्क्वायर रूट, स्क्वायर्स और क्यूब रूट, ये चारों निकालना में अब आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, 144 का स्क्वायर रूट है। पावर 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट। अगर किसी भी चीज की पावर 1/2 है दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट प्लस क्यूब रूट ऑफ 64। क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स। मैंने अगेन क्वेश्चन मार्क को एक्स ले लिया। अब 144 का स्क्वायर रूट तो 12 होता है। क्यूब रूट ऑफ 64 मतलब ऐसी वैल्यू जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 64 है, दैट इज 4 इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स। तो अंडर रूट एक्स की वैल्यू यहां से आएगी 16, और अंडर रूट एक्स की वैल्यू अगर 16 है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? स्क्वायरिंग बोथ साइड 256, 256। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। 308 अपॉन 11 इंटू 5 माइनस 131 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स। 308 बाई 11 होता है 28, 28 इंटू 5 होता है 140। 140 में से 131 माइनस करना है तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड में एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 81। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ 25। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 8 डिवाइड बाई 32 इंटू 512 डिवाइड बाई 4। 8 से कटेगा 4 टाइम्स, तो 4 से कटेगा 1, फिर 2 एंड 4 अपॉन 4, और ये हो जाएगा 30, नहीं एक सेकेंड, कुछ मैंने गलती कर दी। x की वैल्यू 8 डिवाइड बाई 32 इंटू 512 अपॉन 4, तो इससे कटेगा 4 टाइम्स, 4 से मैं कट करूंगा तो ये हो जाएगा 1, 4 1 ज़ा 4, फिर यहाँ पे आएगा 11, 2 एंड 32, तो 8 टाइम्स अपॉन 4, और ये हो जाएगा 32। तो एक्स क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 32। 2 की पावर एक्स की वैल्यू हो जाएगी 32, और 2 की पावर एक्स की वैल्यू 32 कब होती है? जब 2 की पावर 5 होती है। तो एक्स इज इक्वल्स टू 5। ओके, चलिए तो सिंप्लीफिकेशन के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसलेट डीआई बोला जाता है। कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी जाती है पैराग्राफ की फॉर्म में। यूजुअली क्लैरिकल और असिस्टेंट लेवल के एग्जाम में थोड़ा ये छोटा रहता है, पीओ के एग्जाम में और ऑफिसर ग्रेड के एग्जाम में थोड़ा सा ये बड़ा रहता है। तो क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। देर आर थ्री इंडिविजुअल्स ए बी सी, द सैलरी ऑफ ए इज 10,000, he spent 10% of his salary. B's salary is 2,000 more than A's salary. Saving of C is rupees 3,000, which is one third of his salary. B's saving is the difference of A's and C's saving. तो कुल मिला के हमें तीन लोग हैं ए बी सी, ठीक है, तीन लोग हैं हमारे पास, कौन? ए बी और सी। इन तीनों की मुझे इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग मुझे निकालनी है। इनकम, एक्सपेंडिचर और क्या निकालना है मुझे? सेविंग मुझे निकालनी है। तो पहली बात तो मैं एक ही सैलरी दे रखी 10,000, एक ही सैलरी मुझे कितनी दे रखी? 10,000। बी की सैलरी उससे 2,000 ज्यादा है, मतलब दिस इज 12,000। ए स्पेंड 10% ऑफ हिज सैलरी, मतलब ए कितना स्पेंड करता है? 1,000 रुपए, बिकॉज 10% कितना होता है 10,000 का? 1,000 रुपीज। तो सेविंग कितनी हो गई? 9,000। सेविंग ऑफ सी इज 3,000। सेविंग ऑफ सी इज 3,000 विच इज वन थर्ड ऑफ इट सैलरी, विच इज वन थर्ड ऑफ इट सैलरी, मतलब ये 9,000, क्योंकि इसकी सैलरी 9,000 रही होगी तभी तो उसकी जो सेविंग होगी उसकी वन थर्ड होगी। तो दैट मीन्स वो कितना खर्च करता है? 6,000। ओके, बी सेविंग इज द डिफरेंस ऑफ एज एंड सी सेविंग, मतलब ये ए की सेविंग है, ये सी की सेविंग है, तो इनका डिफरेंस हुआ 6,000, तो इसकी सेविंग कितनी होगी? 6,000। बी की इनकम अगर 12,000 है, उसकी सेविंग अगर 6,000 है, तो ऑब्वियसली उसकी जो एक्सपेंडिचर था वो भी कितना था? 6,000 था। ठीक है, कि मेरी पूरी की पूरी टेबल बन गई है। क्वेश्चन ये बोला कि एवरेज ऑफ ए एंड बीज इनकम, ए और बी की जो इनकम का एवरेज है वो मुझे निकालना है। तो ए और बी की इनकम का एवरेज कितना है?
दिस इज 10,000, दिस इज 12,000, दोनों का सम कितना हो जाएगा 22,000, और 22,000 का एवरेज होता है 11,000। ऑप्शन नंबर डी 11,000 इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ गए मेरी बात। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो आसानी होंगे। सी इज व्हाट परसेंट, सी की जो एक्सपेंसेस है वो उसकी सेविंग का कितना परसेंटेज है। देखिए सी की जो सेविंग है, सी की जो एक्सपेंस है वो 6,000 है, सी की जो सेविंग है वो 3,000 है, तो वो उसकी का कितना परसेंट है 200% है। ऑप्शन नंबर डी 200% इज द राइट आंसर। इफ द इनकम ऑफ ए इज इंक्रीज बाय 20% देन फाइंड हिज सेविंग्स इफ एक्सपेंसेस रिमेन्ड द सेम। तो देखिए ए की जो इनकम है वो 20% से बढ़ गई है, तो ए की इनकम कितनी हो गई है, पहले 10,000 थी तो अब कितनी हो गई है 12,000, तो ए की जो भी इनकम है वो कितने से हो गई है 12,000 हो गई है ए की इनकम। एक्सपेंसेस उसके अभी भी उतने ही है, एक्सपेंसेस अभी भी उसके 1,000 रुपीज ही है, ए के जो एक्सपेंसेस है वो कितने हैं 1,000 रुपीज है, तो उसकी जो सेविंग रही होगी ए की वो कितनी हो जाएगी 11,000 हो जाएगी। कितना ईजी है, बहुत ही ईजी। बस टिपिकल पार्ट क्या है 20 मिनट्स में 35 करना, चीजें तो ईजी है। सेविंग ऑफ बी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बीज इनकम्स, बी की सेविंग बी की इनकम का कितना परसेंट है। बी की सेविंग है 6,000, बी की इनकम है 12,000, तो आप समझ ही पा रहे होंगे कि ये इसका कितना परसेंट है 50% है। 6,000 अपॉन 12,000 इंटू 100 दैट इज 50%। 50% क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते, फाइंड द रेशियो ऑफ ए एंड सी की सेविंग का रेशियो मुझे निकालना है। ए एंड सी की सेविंग 9,000 रेशियो 3,000, 9,000 रेशियो 3,000, ये ए की सेविंग है, ये सी की सेविंग है, इनका रेशियो कितना हो जाएगा 3:1। 3:1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, टू ट्रेन्स ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एट 48 किलोमीटर पर आवर एंड 24 किलोमीटर पर आवर कंप्लीटली पास वन अनदर इन 1 मिनट। देखिए कभी भी दो ट्रेन अपने आप को क्रॉस करती है, ऐसे क्रॉस कर रही है, तो जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो उन दोनों की लेंथ के बराबर होगा। क्वेश्चन में पहली ट्रेन की लेंथ मुझे दे रखी है 480, दूसरे की मुझे नहीं पता है, तो मैं उसे एल मान लेता हूं। तो जो टोटल डिस्टेंस होगा वो होगा 480 प्लस एल। जो टोटल टाइम यहाँ लग रहा है वो 1 मिनट लग रहा है, एंड आई एम कन्वर्टिंग ईच एंड एवरीथिंग इनटू मीटर पर सेकंड, तो ये मैं 60 सेकंड लिख देता हूँ। अगर मैं टोटल स्पीड की बात करूँ तो यहाँ पे कोई चीज अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो उनकी स्पीड ऐड हो जाती है। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट ये बोलता है अगर सेम डायरेक्शन में तो स्पीड माइनस, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे उनकी स्पीड को मैं ऐड करके लिख देता हूँ कितना, 48 प्लस 24 होता है 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला ये बोलता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम ये है कि जो स्पीड है हमारी वो किलोमीटर पर आवर में, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसे इंटू 5/18 करते हैं। ठीक है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, बिकॉज हम मीटर ले रहे हैं, हम सेकंड ले रहे हैं, तो हम किलोमीटर पर आवर की यूनिट तो डाल नहीं सकते। 4, तो 480 प्लस एल इज इक्वल टू 20 इंटू 60, एल इज इक्वल टू 1200 माइनस 480। 1200 में से मुझे 480 माइनस करना है, तो ऑप्शन होगा मेरा 720 मीटर्स। 720 मीटर्स क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी रिपीटेटिव क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा। अगर ये सेम डायरेक्शन में होती तो इन दोनों को मैं माइनस कर लेता, तब उस केस में जो स्पीड होता वो कितना लेता, मैं 24 लेता। क्वेश्चन नंबर 33 है, सर्कल एंड रेक्टेंगल हैव सेम एरिया। ओके, ठीक बात है। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर 44 एंड 56। अगर ये रेक्टेंगल है, ये 44 है एंड ये 56 है, तो इसका एरिया होता है 44 इंटू 56, क्योंकि एक रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसका एरिया एक सर्कल के एरिया के बराबर है। ठीक है, इसका एरिया एक सर्कल के एरिया के बराबर है, तो फिर ये ठीक है ना, सर्कल एरिया। तो ये क्या, दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही किसके बराबर है, पहली लाइन क्या बोल रही है कि उसका ही एरिया है, मतलब दिस इज द आंसर। तो ये हो जाएगा 44 इंटू 56। पहली बात जो मेरा आंसर होगा
वो 4 पे एंड होगा, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, मेरे 3 आंसर्स मेरे पास पॉसिबल है। ठीक है। अब जो मेरा आंसर होगा वो 11 का एक मल्टीपल होगा, क्योंकि मेरे पास 44 है, या मैं इसमें डिजिट सम भी लगा सकता हूँ। मैं डिजिट सम लगा के बता देता हूँ। ये होगा, इसका डिजिट सम 8 है। 5 प्लस 6 का मतलब होता है 11, 11 का डिजिट सम होता है 2। इनके बीच में इंटू है, तो 8 इंटू 2 होता है कितना, 16। 16 का मतलब होता है 7। मेरा आंसर वो होगा जिसका डिजिट सम क्या होगा, 7 होगा। इसका डिजिट सम कितना हुआ, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 4 कितना होता है, 16। 16 का मतलब होता है 7। 10, 17, 17 का डिजिट सम होता है 8। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 प्लस 5, 18, 18 का डिजिट सम होता है 9। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर है। देखिए 44 इंटू 56 हम कर ही सकते थे, कोई बहुत रॉकेट साइंस थी नहीं। और इस क्वेश्चन ने थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या करता है ना, लोग अक्सर क्या करेंगे, पहले आर की वैल्यू निकालेंगे फिर पाई आर स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है। यहाँ पे हमको वो नहीं करना है, यहाँ पे हमको इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 हमारे सामने आ चुका है। और क्वेश्चन नंबर 34 ये बोल रहा है कि टू क्वांटिटी ए क्वांटिटी बी वाला क्वेश्चन है। तो क्वांटिटी ये बोली कि 2016 में कार की वैल्यू 1 लाख थी और 10% हर साल वो डेप्रिशिएट कर रही है, तो 2018 में कितनी होगी। तो देखिए, अगर किसी चीज की वैल्यू 1 लाख थी, अगर वो 10% डेप्रिशिएट कर रही है, मतलब वो अपने आप का 90% हो रही है पहले साल बाद, और अगले साल में वो वापस 90% हो जाएगी जो था उसका। समझे मेरी बात। अगर 1 लाख रुपए मैंने आपको दिए और आपने 10% लूज कर दिए फर्स्ट ईयर में, तो आपका वो 90% हो गया जो भी आपके पास था। अब जो आपके पास था उसका वापस 10% आपने लूज कर दिया, तो अब आपके पास जो था उसका 90% आपके पास बचा। तो यहाँ पे डेटा बहुत इजी है। तो परसेंटेज से 2 जीरो कट, परसेंटेज से 2 जीरो कट, 9981, तो ये हो जाएगा 81,000। मतलब जो क्वांटिटी ए है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 81,000। क्वांटिटी बी की वैल्यू है 80,000। तो ऑब्वियस सी बात है, क्वांटिटी ए इज ग्रेटर देन क्वांटिटी बी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 ये बोल रहा है कि एक बॉक्स में डिफरेंट कलर के पेन से 50 पेन्स हमारे पास है, और अगर हमारे पास 50 पेन से इसमें से 10% ब्लू है, तो ब्लू वाले कितने हो गए, 10। जो रेड वाले पेन है हमारे पास वो कितने हैं, 20। मतलब 10 पेन्स, सॉरी 10 पेन्स, 10% ब्लू थे ना, तो 10% तो 5 हुआ। 20% 10 हुए रेड, तो बच्चे कितने, 35। और ये 35 पेन कौन से कलर के हैं, ग्रीन। तो ग्रीन पेन कितने हैं मेरे पास, 35। तो क्वांटिटी ए की वैल्यू कितनी है, 35। क्वांटिटी बी की वैल्यू कितनी है, 30। आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि क्वांटिटी ए इज ग्रेटर देन क्वांटिटी बी यहाँ भी। ठीक है। तो इसी के साथ हमने 35 क्वेश्चंस का एक सेट किया। इस वीडियो का हमारा पर्पस ये था कि अपकमिंग जो 2025 में एग्जाम्स आने वाले हैं, उसके अंदर जो असिस्टेंट और क्लरिकल लेवल के एग्जाम्स है, उसके अंदर जो पेपर पैटर्न रहने वाला है उसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे। इसकी अगली वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा, और थोड़े टाइम बाद ये एक अच्छा कलेक्शन बन जाएगा, जहाँ पे किसी भी एग्जाम के पहले आप ये वीडियोस देख के जा सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा था बैंकिंग बूस्टर सीरीज का वीडियो नंबर 1। इसके आगे हम वीडियो नंबर 2 में मिलेंगे, डिस्कस करेंगे अगला पेपर। ठीक है। मैं साथ ही साथ पीओ लेवल के पेपर्स भी साथ में लेके आऊंगा। ये हमारा क्लर्क एंड असिस्टेंट लेवल का एग्जाम है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। दिस इज ए क्लर्क असिस्टेंट लेवल एग्जाम। मैं पीओ एग्जाम के लेवल के भी क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा अगली बार। आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, ये हमारी सीरीज कंटिन्यू रहेगी। ठीक है। कुछ कुछ टाइम बाद मैं वीडियोस डालता रहूंगा, और थोड़े टाइम में ही एक अच्छा खासा कलेक्शन हमारे पास होगा। किसी भी एग्जाम के पहले आप इस सीरीज को देखेंगे तो सारा आपका रिवीजन हो जाएगा। ओके। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।